हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के वो प्रश्न जो पूछे भी गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बनिए, हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा किया करते थे। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा चावल और दालें। चावल और दालें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? साथियों, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। अब आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया है। इन चार ऑप्शनों में से डी इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे? ऋग्वैदिक आर्य कौन सा व्यवसाय करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य क्या करते थे? पशुपालन किया करते थे। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, प्रश्न संख्या 7 में पूछा है, वेद कितने हैं, यानी कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो साथियों, वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4। चार कौन कौन से वेद हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इस तरीके से चारों वेद आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी भी पूछ लिए जाते हैं। वेदों से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं वो हम सारे लेकर के आए इस वीडियो में। बस आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, कर्म कांडों पर आधारित। देखिए साथियों, वेदों से संबंधित एक और प्रश्न आया है, कर्म कांडों पर कौन सा वेद आधारित है? कर्म कांडों पर कौन सा वेद आधारित है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांडों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता की थी? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा राधा गुप्त ने साथियों सहायता की थी अशोक की। आगे बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? साथियों, वेदों से संबंधित एक और प्रश्न आया है, तो किस में दी गई है? संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है साथियों, वो ऋग्वेद के अंदर दी गई है। ऋग्वेद के अंदर सूचना दी गई है किसकी? संस्कृति की। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11, किस धर्म से आचारंग सूत्र संबंधित है? तो उसका सही जवाब है साथियों जैन धर्म से संबंधित है आचारंग सूत्र। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का नेपोलियन। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथियों, भारत का नेपोलियन तो एक ही है, जिसे हम समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, चेर वंश की राजधानी क्या थी? चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वज्जी में चेर वंश की राजधानी थी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न क्या है, किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन फर्स्ट ने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आगे बात कर लेते हैं, राजा अशोक किस वंश का था? राजा अशोक किस वंश का शासक था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था राजा अशोक। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था?
तो साथियों कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ललितगिरी, साथियों ललितगिरी जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है ललितगिरी जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। साथियों प्रश्न संख्या 18 कहता है, प्रश्न संख्या 18 कहता है किस नदी को वैदिक काल में द्रस्वती नदी कहा जाता है? द्रस्वती नदी के नाम से किसे जाना जाता था? तो साथियों गग्गर को द्रस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बने रहें अंत तक। अगला प्रश्न है मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनहर्ता। सनहर्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। धर्म महमत के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? धर्म महमत के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? तो साथियों किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहेलोल अभिलेख। अहेलोल अभिलेख में कालिदास का नाम है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न है किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पाली ग्रंथों में किसे निघंटना निपुत कहा गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी को। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? साथियों गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। गोत्र की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। साथियों प्रश्न संख्या 27 है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्कि को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन रथकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रथ निर्माता रथकार कहलाते थे। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है साथियों श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चामुंड राय ने श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है गौतम बुद्ध का निर्माण यानी कि ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? ज्ञान प्राप्ति का कौन सा प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। प्रश्न संख्या 31 की बात करें तो रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था साथियों अशोक के काल में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है साथियों मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्न में से कौन सा उल्लेख नहीं किया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा पूछा गया प्रश्न है साथियों भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं ये उल्लेख नहीं था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्य भारत में कहाँ आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया या मध्य एशिया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न है अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तो साथियों इसका सही और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा मेजर रॉक एडिक्ट वी में यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट 5 में इसका उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की साथियों। अगला प्रश्न क्या है
निम्न में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामतों के बारे में बात करता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां स्तंभ शिलालेख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे साथियों। आगे चलते हैं, गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? गुप्त काल के दौरान भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन था? साथियों उस्तापाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है उस्तापाल। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाकाटकों की वत्सगुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? वत्सगुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति था दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था राजा ध्रुव ने। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से देवपाल के शासन में कौन सा काल जुड़ा हुआ है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 810 से 850 तक। अगले प्रश्न की बात कर ले तो साथियों अगला प्रश्न है, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? साथियों गंग वंश की राजधानी की बात की जाए तो गंग वंश की राजधानी कोलार थी। अगला प्रश्न है, पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? पल्लव और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने संघर्ष चालू किया था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासक ने। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पत्थर। कोई धातु नहीं थी साथियों, पत्थर था। आगे बात कर लेते हैं, किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे बात कर लेते हैं, गड्ढे होने के प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जो हम से। अब बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, और फिर या जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।